Assalamu alaikum. This is our next class on DC circuits. DC circuit is mainly as Kirchhoff rule and potential divider. A circuit used to measure the power transfer from a battery is shown. The power is transferred to a variable resistor R. Now, देखो, this is our first question for today. टॉपिक इज डीसी सर्किट. आइडियली क्या है कि आपके पास अगर पास पेपर बुक है तो you should open the question in your book and solve it in the book. The battery has an EMF and an internal resistance R. There is a PdV across R. The current in the circuit is I. By reference to the circuit shown, distinguish between the definition of EMF and PD. ये कॉन्सेप्ट कई मर्तबा डिस्कस हुआ है कि EMF और PD में क्या फर्क है. You have to remember that when you convert any form of energy to electrical, it is called EMF. And when you convert electrical to any other form, it is called PD. So this is the difference you have to write here. अगर तुम किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल कर दो तो वो EMF है जब तुम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, और इलेक्ट्रिकल को किसी और फॉर्म में कर दो तो ये पीडी है जब तुम उसको यूज कर रहे हो. यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, वो जो लूप वाला लॉ है, डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट आई इन द सर्किट. इज आस्किंग फॉर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको फॉर्मूला बनाकर बस छोड़ना है. ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ये वाली, दिस इज एक्चुअली, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है इट इज एक्चुअली अ सर्किट ऑफ द बैटरी. अब तुम पहले लिखोगे ईएमएफ, और फिर करंट है आई और रेजिस्टेंस है आर. तो दो ही रेजिस्टर है हमारे पास, दोनों से करंट एक ही जा रहा है. तो आई विल से आई आर प्लस आई आर. The variation with current I of the PD V across R is shown. Use figure 4.2 to determine the EMF E.
ठीक है, अब देखो ईएमएफ ई अगर मुझे चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो बाहर का वोल्टेज है वो कितना आता है। एक्सटर्नल वोल्टेज खत्म करना पड़ेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उस पर कितना वोल्टेज आ रहा है। पहले इसको रीड कर लो। कहता है फिगर 4.2 को सामने रखो और ईएमएफ निकालो। दिस इज द पीडी, this is the PD. He says variation with current of the PD V across R, जो R के अक्रॉस PD वेरी करेगा, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ग्राफ। देखो ये वाला। अब देखो कि हाउ वी कैन फाइंड EMF। EMF is the total voltage of the cell। जो मैक्सिमम पीडी होता है ना किसी सर्किट का, किसी सर्किट का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसको कहते हैं ईएमएफ। ये वाला। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, हमें वोल्टेज तो मिल गया। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। मेरे पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है बट आई डू नॉट हैव द वैल्यू फॉर द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। हमें चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज है मेरे पास, ठीक है। अब अगर देखो ये ग्राफ है वोल्टेज अगेंस्ट करंट का, तो ठीक है। अब ऐसा करो इसका ग्रेडियंट निकाल के दे दो तो हम इससे वर्कआउट कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे वोल्टेज ले लो 4, कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, जो तुम्हें नंबर सूट करे। कोई भी नंबर ग्राफ से रीड कर लेते हैं। ऐसा करता हूं, वोल्टेज रखता हूं 4 और वहां करंट है 1। अब तुम यहां आ जाओ। वोल्टेज 4 हो गया और करंट हो गया 2। ठीक है, वोल्टेज 4 हो गया, करंट हो गया 2। ग्राफ से कोई भी नंबर रीड कर लो। -1.8। नहीं, मैंने तो इसमें वैल्यू जो है ना वो ये वाली रीड की है। अच्छा, ग्रेडियंट बता रहे हैं, हाँ ठीक है। अगर ग्रेडियंट से कर रहे हो तो ग्रेडियंट से कर लो, बट आई थॉट अबाउट अनदर वे कि मैं ग्राफ को रीड कर लेता हूं किसी भी नंबर पे। मैंने एक नंबर ये उठा लिया और एक नंबर मैंने ये ले लिया। 4 पे 1 है, सॉरी 2 नहीं है। 4 पे अगर जाओगे तो
4 पे करंट है 1, तो अब मेरे पास सफिशिएंट डेटा आ गया। ईएमएफ अभी मुझे मिल गई है 5.8, करंट अभी लिया है मैंने 1, और ये वाली रेजिस्टेंस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास यहाँ पर आर पे मैं ग्रेडियंट रख सकता हूं जो आप लोगों ने मुझे निकाल के दिया है। आप लोगों ने मुझे यहाँ ग्रेडियंट निकाल के दिया है यहाँ पर। अब आप लोग कह रहे हैं वो है -1.8। अच्छा, ये आप लोग ये ग्रेडियंट नहीं बता रहे, आप लोग मुझे शायद वो बता रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप लोगों ने ग्रेडियंट नहीं निकाला। यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल दो ना। अगर ग्रेडियंट निकाल दोगे तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी ना, ग्रेडियंट इज आर। -1.8 इज द ग्रेडियंट। अच्छा, अब ये तो एक मसला है माइनस। तो यहाँ पर मैं आर निकाल लेता हूँ, इससे बेहतर है कि आर होता है, आर की वैल्यू होती है V अपॉन I। V की वैल्यू है 4 और I की है 1, तो R हो जाएगा 4। फिर ये कर लेता हूं। I have calculated the I have calculated the value of R which is coming to be 4, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में डाउट आ रहा है मुझे। 1.8 दो, कुछ लोग कह रहे हैं 1.8 ग्रेडियंट है, कुछ कह रहे हैं आर की वैल्यू है। हाँ, अगर मैं आर कैलकुलेट कर लेता हूं तो फिर मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है 1.8। Using data from figure 4.2, calculate the power transferred to R for a current of 1.6। कह रहे करंट 1.6 कर लो। अब अगर 1.6 में करंट कर लेता हूं, ऐसा करो, पहले 1.6 पे जाके 1.6 पे जाके ना वोल्टेज रीड कर दो। मैंने इसको 1.6 पे रीड करने की कोशिश की है, तो ये आ रहा है 2.8 और 2.8 और 3 के बीच में आ रहा है। इट लुक्स दैट कि ये आ रहा है 2.85 या 2.9 होगा। हाँ, 2.9 भी हो सकता है। ठीक है, तो 2.9 वोल्टेज ले लेते हैं।
फिर हमारे पास करंट भी है, वोल्टेज भी है, तो फिर पावर का एक फॉर्मूला ये लग सकता है, ये वाला। चलो, यूज योर आंसर्स फ्रॉम सी पार्ट 1 एंड डी पार्ट 1 टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी फॉर अ करंट ऑफ 1.6। तो अब एफिशिएंसी को हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। जो पावर इनपुट होती है वो ईएमएफ से जनरेट होती है। तो अब पावर आउटपुट तो है मेरे पास, वो जो रजिस्टर में आ रही है वो है 4.6 वॉट। तो पावर इनपुट निकाल लो, उसमें यूज कर लेता हूं EI। EMF मेरे पास आई थी 5.8 और करंट तो सेम रहता है सर्किट में, इससे यह आ जाएगा। इसको रखकर फिर एफिशिएंसी निकाल दो। आउटपुट तो 4.64 तुम सही कह रहे हो उसमें, कि हमें अनराउंडेड लेना चाहिए। गुड, ठीक है, 4.64 आया था असल में, 4.64। तो यहां लिखने के लिए फिर उसको 4.6 कर दिया था। चलो अब ये कैलकुलेशन कर दो। ऊपर आ जाएगा 4.64, नीचे ये वाला आंसर नीचे लिख देना और फिर मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बता दो। 50। The figure shows a 12-volt power supply with negligible internal resistance. Internal resistance negligible है, and connected to a uniform metal wire AB. The wire has length 1 meter and resistance 10 meter, 10 ohm. पूरी वायर की लेंथ जो है ना वो 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर कर लो। Two resistors of resistance 4 and 2 are connected in series. Potential divider और Kirchhoff का लग रहा है। Current I1, I2, I3 in the circuit are as shown. Use Kirchhoff first law to state. यहाँ A पर जंक्शन ले लो। जंक्शन A पे ले लो तो I1 और I2, I1 आ रहा है और I2, I3 जा रहे हैं। तो I1 कैलकुलेट I1। किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो बन गया। अब करंट कैसे निकलेगा, हमें टोटल करंट चाहिए।
ये जो पूरी वायर है ना मेटल की, इसकी रेजिस्टेंस है 10। तो सर्किट को ऐसे सोचते हैं, यूं बना लेते हैं कि बीच में एक 10 ओम की रेजिस्टर है, ये वाली वो जो तार है ना उसको मैंने रेजिस्टर शो कर दिया। इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगी 6 ओम की रेजिस्टर, और ये 12 है। इधर से आ रहा है करंट I1 और बैटरी है 12 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि 12 और 6, 12 and 6 are in parallel. So I will use R is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. अच्छा ये तो आपने मुझे करंट बताया, सॉरी रेजिस्टेंस कोई बता दे, रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, फिर वो I इज इक्वल टू, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस आ रही है 4, इससे तो फिर करंट 3 एम्पियर आ रहा है मेरे पास, अगर ये होता है तो। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है। अच्छा मैंने कोई गलती की, आप बता रहे, ओहो अच्छा 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 सॉरी, वो रेजिस्टेंस 10 है, मैंने जहां 12 लिख दिया है। ओके राइट राइट, ये वाली रेजिस्टर जो है ये 10 है, सही है। ठीक है फिर वो करेक्शन कर लो, ये वैल्यू 10 है। 3.33 आ रही है, अच्छा। ओहो बाकी लोग भी हेल्प करो ना यार, एक हम फंस गए कैलकुलेशन में। ये 3.75 है। अदर पीपल शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन कैलकुलेशंस, ये तो फिर टाइम वेस्ट होता है ना। अब आंसर 3.75 है, करंट कितना है, फिर अब अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। पहले रेजिस्टेंस वेरीफाई कर दो कि रेजिस्टेंस कितनी है। अगर रेजिस्टेंस 3.75 है तो फिर उसको रखकर, सही है। Calculate the ratio x. X is equal to power in metal wire upon power in series resistors. अब ये जरा देखभाल क्या करना पड़ेगा कि ऊपर मेटल वायर है और नीचे दो रेजिस्टर्स हैं। एक में करंट जा रहा है I2, एक में जा रहा है I3, लेकिन वोल्टेज तो दोनों पे सेम होगा। मेटल वायर पे और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होगा 12।
तो वोल्टेज वाले फॉर्मूला से ट्राई कर लो। ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि वोल्टेज दोनों पे सेम होगा तो वोल्टेज को कैंसिल कर देता हूं। वो जो रेजिस्टर्स है सीरीज में, वो दो रेजिस्टर्स हैं 4 और 2 के, तो वो हो जाएगा 6, और मेटल वायर की रेजिस्टेंस है 10। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी एज शोन। देखो पॉइंट सी और डी ये वाला है। पॉइंट सी और डी आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये सी है ये डी है। हमें निकालना है वोल्टेज बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, अब इसका प्लान करो। ऐसा करते हैं कि पहले सी पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर डी पे निकाल लेते हैं, और फिर दोनों को ना माइनस कर देते हैं। पहले सी पे पोटेंशियल निकालो 40 सेंटीमीटर पे, और फिर निकालो डी पर। ये सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं देखने में, क्योंकि पहले ना सी को अलग से वर्कआउट कर लो, डी को अलग से वर्कआउट कर लो, फिर दोनों के पोटेंशियल्स को माइनस करो। अब सी पे कैसे निकलेगा? हमें पता है कि टोटल वायर जो है वो है 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की वायर है, और उस पे रेजिस्टेंस है 10, और उसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा था 12। 100 सेंटीमीटर की तार पे 12 वोल्ट है, तो 40 पे कितना होगा, उसकी रेशियो लगा, उसी पे पोटेंशियल निकल आएगा। तो पहले कैसे करोगे आप? देखो 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पे है 12 वोल्ट, तो 40 cm जो मेरी पोजीशन सी है उस पर मैंने एक्स कर दिया, ये मुझे निकाल दो। ये वाली वर्किंग कर दो। 4.8, गुड। ठीक है, सी पे तो पोटेंशियल आ गया, मुझे वी एट सी मिल गया। अब मसला है ये दो रेजिस्टर्स हैं 4:4 और 2, इन पे रेशियो लगा लेता हूं। वो जो वोल्टेज होता है सीरीज में, वो सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो रेशियो में डिवाइड होता है।
अब रेशियो लगा लेता हूं 4:2। फॉर्मूला क्या होता है कि देखो रेशियो लगाते कैसे, 4:2 का मतलब है 2:1। टोटल वोल्टेज है 12, जो इस पे भी पूरे पे 12 आ रहा होगा। अगर मुझे 4 वाले पे निकालना है तो 2/3 इंटू 12, तो इस पे आ जाएगा 8 वोल्ट। तो देखो इस वाले पे आएगा 8 वोल्ट, और इस वाले पर इसका मतलब है होगा 4 वोल्ट। तो तुम्हें अब डी पर भी पोटेंशियल मिल गया, तुम्हें अब डी पर भी पोटेंशियल मिल गया, मतलब 8 वोल्ट। तो डी पर पोटेंशियल आ गया 8 वोल्ट। तो सी और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐसे निकल आएगा। अच्छा, 3.2। सब लोग इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। हाँ गुड, 3.2 वोल्ट। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। इसकी डेफिनेशन याद कर लो। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर जगह कम है तो इतनी लिख दो, वरना वैसे पूरी डेफिनेशन क्या थी, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज to convert electrical energy into any other form of energy. Then he says a battery of EMF 12 volt and 0 internal resistors are a fixed resistor. Resistance of R2 is 600 ohm. The resistance of R1 is varied from 0 to 400. Calculate नहीं, देखो बिटवीन 2 पॉइंट्स नहीं लिखना होता, बल्कि आपको लिखना ये, वो 2 पॉइंट्स कुछ मार्किंग्स की में दिया हुआ है। एक्चुअल चीज क्या है कि पीडी इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज to convert it into the convert electrical energy into any other form of energy। वो ठीक है, कुछ मार्किंग स्कीम में दिया हुआ होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन वो नेसेसरी नहीं होता। असल चीज जो लाजमी लिखनी होती है ना, असल चीज जो लाजमी लिखनी होती है वो होती है कि इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म लिखो। चलो अब देखो, द मैक्सिमम पीडी अक्रॉस R2। अगर तुम्हें R2 को मैक्सिमम पीडी देना है, पोटेंशियल डिवाइडर का रूल है, तो R1 पे जो पीडी है ना, इस पर, उस पर वोल्टेज को मिनिमम कर दो, तो इस पर जो वोल्टेज होगा वो खुद ब खुद मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम इसको वर्कआउट करो, इसके वोल्टेज को मिनिमम करो, 0 पे ले आओ रेजिस्टेंस को ना, ये 0 पे आ सकता है। ये 0 पे आ जाएगा तो पूरा वोल्टेज उस पे चला जाएगा, सारा का सारा। तो अगर हम इसको कर दें 0,
इसका वोल्टेज हो जाएगा 0, तो पूरा 20 वोल्ट इस पे आ जाएगा। द मिनिमम पीडी अक्रॉस R2। अब इसको मिनिमम कैसे करना है? अगर तुम इसको मिनिमम करना चाहते हो तो इसको तुम मैक्सिमम कर दो, तो फिर ये मिनिमम हो जाएगा। यही पोटेंशियल डिवाइडर में होता है ना, कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा होता है। अच्छा, अब क्या करता हूं कि अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूं, इसकी रेजिस्टेंस कर देता हूं 400, तो 400 हो गया एक पर, दूसरा है 600, तो रेशो बन गई 2:3। मुझे वोल्टेज निकालना है इस पर, तो 3/5 इंटू 20, ये आ रहा है 12 वोल्ट। इसकी वर्किंग भी देख लो। रेशो मेथड सबसे स्मार्ट है, फास्ट मेथड है। A light dependent resistor is connected in parallel with R2 as shown. ऊपर से एलडीआर पे लाइट पड़ रही है, नीचे 600 ओम की रेजिस्टर के साथ एलडीआर को वो पैरेलल में ले आया है। अच्छा, एलडीआर के बारे में कह रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस ना 5 to 1.2 तक जा रही है। रोशनी में इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप करती है। अब पहले पार्ट में कह रहे हैं कि तुम इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर दो, तो ये वाली रेजिस्टेंस ले लो फिर 1.2, इसको मैं कर देता हूं 1.2 किलो ओम। तो किलो को नॉर्मल बना लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड द LDR, तो इसको कर देता हूं 1.2 10⁻3। तो इन दोनों को ना पैरेलल में जोड़ दो फिर। चार सौ। I got one answer from a student, 400 ohm. चेक कर दो। और लोग भी अगर वैल्यूज बता सकती हो तो बताओ। 400, अच्छा। The resistance of R1 is varied from 0 to 400 in the circuits of figure 6.1 and 6.2. State and explain. Say majority are 400. State and explain the difference, if any, between the minimum PD across R2 in each circuit. Numerical values are not required. ठीक है।
अब वो ये कह रहे हैं कि तुम इस पे वर्किंग करो, इसकी वैल्यू आ गई 400, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी है, तो रेजिस्टेंस उसकी मिनिमम थी, तो मेरे ख्याल में फिर 400 वुड बी द मिनिमम वैल्यू, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसको तो मना कर रहा है। चलो अब ये वाला पार्ट करके दें। मिनिमम पीडी जो है उसके ऊपर वो कह रहे हैं, अब हमने रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकाली हुई है 400, ये इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस है, बाकी इससे ऊपर जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम है वो है 400, उसको वो लेके जा रहा है 0 till 400, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जाएगा। अच्छा, जब ये इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएगा ना इसकी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होता जाएगा, जो हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिवाइडर में। तो अब क्या होगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होता जाएगा, और एलडीआर और इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम वैसे 400 है, तो इसके अक्रॉस मिनिमम पीडी कम होता जाएगा। ये सीरीज का एक रूल है कि देखो, अगर दो रेजिस्टर सीरीज में हो और अगर तुम एक के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाओ तो दूसरे के अक्रॉस कम हो जाता है, ये बिल्कुल ये लॉजिक है। ये जो पूरा लूप है इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होता जाएगा। तो तुम आंसर लिखोगे कि मिनिमम पीडी विल बी रिड्यूस्ड, आंसर लिखोगे मिनिमम पीडी विल बी रिड्यूस्ड, और एक्सप्लेन क्या करोगे, एग्जामिनर को बताओगे कि इसकी तो मिनिमम ही 400 है, अगर ये इसी पे रहता है तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बाकी जो वो सारा R1 पे शिफ्ट होता जाएगा, इस पे कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया, इसको हम आज यहीं तक रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।